बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और प्रोग्राम शाहराए दस्तूर में आपको खुशामदीद कहते हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। आज उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठाया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनसे हलफ लिया और उन्होंने चीफ जस्टिस बनते ही कल जो सबसे पहला केस समाअत के लिए मुकर्रर किया है वो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस, और इसमें फुल कोर्ट भी तश्कील दे दिया गया है। लिहाजा कल जो है वो सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबसे पहला केस जो समाअत के लिए पेश किया जाएगा वो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस। यकीनी तौर पर उनके चीफ जस्टिस बन जाने के बाद अब उनसे बहुत सी तवक्कुआत हैं, बहुत से जो अदल इंसाफ के निज़ाम में जो इस्लाहात की ज़रूरत महसूस की जा रही थी उन इस्लाहात की तरफ भी उनकी जानिब देखा जा रहा है, और बहुत से अहम जो सियासी मामलात हैं, आइनी मामलात हैं जो हमने गुज़िश्ता 1 साल के अंदर या 2 सालों के अंदर देखा, जिस पर मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ाहिर है फ़ैसले भी आए और उन फ़ैसलों पर फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया। ख़ुद चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी बहुत से फ़ैसलों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके और उन्होंने अपने आप को बेंच से अलग किया हुआ था। इन्हीं मामलात पे ज़ाहिर है कि अब बातचीत भी होनी है और उनसे तवक्कुआत भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान को अब सियासी और माशी इस्तेहकाम की जानिब भी जाना है, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त मुल्क में एक निगरान हुकूमत मौजूद है। इलेक्शंस की तरफ हमें जाना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना है, और जब इंतखाबात होंगे तो वो पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम का एक नया और अगला जो सफ़र है वो उन इंतखाबात के बाद शुरू होगा। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसका ऐलान करना है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये पहले कह चुका है कि चूँकि मरदमशुमारी हुई थी उसके नताइज को मुत्तफ़िक़ा तौर पर तस्लीम किया गया और फिर वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर भी किया गया। अब हल्का बंदियाँ होनी हैं और उसके बाद फिर इंतखाबात होने हैं। तो बहरहाल मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं वो मुतालबा कर रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहरहाल इंतखाबात की एक तारीख दे दे जब भी उसने इंतखाबात करवाने हैं। निगरान हुकूमत पर जब सवालात पैदा उठते हैं तो निगरान हुकूमत पुरज़्म है कि वो इंतखाबी अमल के लिए जो भी उसका आइन और कानून के तहत किरदार है जो उसने एग्जीक्यूशन करवानी है, ज़ाहिर है फ़ैसला तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने करना है। वो अपनी पूरी कोशिश करेगी, वो इस अज़्म का इआदा कर रही है। और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपने जो हालिया इंटरव्यू है उसमें यह कहा भी है कि वो हर सूरत में चाहेंगे कि वक्त पर इंतखाबात हों और अपना वो किरदार अदा करें। लेकिन इसके साथ साथ जब उनसे एक सवाल ये किया गया कि ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान के साथ भी एक टेंशन की फ़िज़ा मौजूद थी गुज़िश्ता दिनों, और भारत में जिस तरह से फॉल फ्लैग ऑपरेशन जो उसने पहले भी किए थे उस तरह की फिर ख़बरें आ रही हैं, तो उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि मशरिक़ और मगरिब जो सरहदात हैं उन दोनों पर ख़तरात मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इलेक्शन करवाने के लिए पुरज़्म हैं। इलेक्शन जो है वो बर वक्त होंगे, तो ये एक अच्छी बात है और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए। तो आज इन तमाम मामलात पर हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज़कियाकार फ़ारूक फैसल खान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून हाफिज़ एहसान खोकर एडवोकेट, आपको हाफिज़ साहब बहुत खुशामदीद कहते हैं स्टूडियोज़ में। और दिफाई तज़कियाकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान। रज़ा साहब आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं अपनी इस गुफ्तगू में। हाफिज़ साहब, आगाज़ आपसे करेंगे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए और इस सफ़र में हमने देखा कि बहुत सी रुकावटें भी आईं, बहुत सी मुहिमें भी चलीं, बहुत कुछ हुआ उनको रोकने के लिए, लेकिन एक आइनी और कानूनी जो एक तरीक़ा होता है उसके मुताबिक वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद भाई आपका बहुत शुक्रिया और बड़ा अच्छा आपने सारा इंट्रोडक्शन करवाया। मैं इसको क्विकली जो है वो 2 तरफ जाना चाहूँगा। एक तो ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो पर्सनैलिटी है, अगर हम उसको डिफ़ाइन करें तो फिर अगर हम किसी चीज़ पे बात करेंगे तो हमें उसमें ज़्यादा आसानी रहेगी। काजी फ़ाइज़ ईसा के मुतालिक जो है 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक नंबर 1 उसकी इंपॉर्टेंट ये है कि ही इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। नंबर 2 जो है कि ही हैज़ अ बोल्ड करेक्टर, अबव इंटेग्रिटी है। और तीसरा जो सबसे बड़ा चीज़ उसके अंदर है वो ये है चीफ जस्टिस साहब के अंदर जो है कि उन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर रहते हुए एज ए जज के तौर पे भी केसेस सुने हैं और एज ए साइल के तौर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस को आर्ग्यू किया है। तो उन्हें बड़ा बेहतर पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वर्किंग क्या है और चीज़ें किस तरह बेहतर की जा सकती हैं और लिटिगेंट्स जो हैं वो किस तरह सफ़र करते हैं।
अगर हम क्विकली देखा जाए तो कोई भी चीफ जस्टिस जो आता है उसके लिए आपकी हाई होप्स होती हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस जो होता है वो फादर ऑफ द जस्टिस होता है और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और उस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और फिर एज ए जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के चेयरमैन के ऊपर वो पाकिस्तान के तमाम हाई कोर्ट्स को, शरीयत कोर्ट्स को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को भी मॉनिटर करते हैं। अब जो चैलेंजेस आएंगे उनके सामने, सबसे बड़ा चैलेंज जो आएगा वो पेंडेंसी आएगा, उसके बाद चैलेंज जो है वो सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन आएगी, फिर सबसे बड़ा चैलेंज आएगा जो डिवीजन ऑफ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, फिर सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू जजमेंट्स एंड रिव्यू एक्ट जो पार्लियामेंट ने किया था जिसको सेटिसाइड किया गया, फिर आपके सामने आएगा आर्मी एक्ट के आएंगे, फिर आपके पास जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का भी वो साथ चल रहा है, फिर उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है वो हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट भी उसके अंदर आएगी। आर्टिकल 184(3) का भी जो नैब का केस आया है जिसको डिसाइड किया गया है उसके मुतालिक भी रिव्यू उनके पास आएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होगा कि पाकिस्तान के आम आदमी के अंदर और पाकिस्तान के अवाम के अंदर हमारे जस्टिस सिस्टम को बेहतर किया जाए कि जो कि इस वक्त साउथ एशिया के अंदर एक लोएस्ट लेवल पे खड़ा हुआ है, जिससे लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा सिस्टम भी आउटडेटेड है, इसकी वर्किंग भी आउटडेटेड है और इसको आउट ऑफ बॉक्स जो है उसको हल करने की ज़रूरत है। अगर इन सारी चीज़ों को इस प्रायोरिटी के साथ टाइम बाउंडेड करके हॉकिश अप्रोच के साथ गए तो हम देखेंगे कि काजी फाइज ईसा साहब का दौर एक अच्छा दौर आएगा और अगर इन चीज़ों को हमने रूटीन के अंदर डाल दिया और उसी तरह जिस तरह हम चल रहे हैं उसके अंदर चलते रहे तो फिर अगले साल जब अक्टूबर के अंदर हम आएंगे तो हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर बहस कर रहे होंगे। बिल्कुल ठीक। फारूक फैसल साहब, हमने बहुत बार हमने डिस्कशन भी की, फुल कोर्ट की हम बात करते थे जो बाद में जो कुछ अर्सा पहले सियासी जमातें मांगती थी। आज हमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो ही चीफ जस्टिस बने हमें फुल कोर्ट नज़र आ गया, वो फुल कोर्ट जिसका मुतालबा तमाम सियासी जमातें करती थी अहम मामलात के अंदर। देखें, भाई ने बहुत अच्छी सारी डिटेल बताई कि कौन से चैलेंजेस है, तो मैं जसारत करूंगा कि दो चैलेंजेस और मैं इसमें शामिल कर लूं कि एक जस्टिस फाइज ईसा साहब मोहतरम ने जो फैसला दिया था फैज़ाबाद का, जिसके बाद उनके खिलाफ ये सारा कुछ हुआ, एक तो उस फैसले पर अमल दरामद और दूसरा उनका अपने जो बरादर जज हैं जैसे शौकत सदीकी, उनके साथ जो कुछ हुआ जिस मामले में इत्तफाक ये है कि दोनों के डांडे जो हैं किसी एक ही जगह पे जाके मिलते हैं जहाँ से इनका ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। हम इसी प्रोग्राम में कई दफ़ा ये फुल कोर्ट रेफरेंस की बात कर चुके हैं कि फुल कोर्ट में ये सारा कुछ होना चाहिए। देखें, 25 करोड़ ये जो मामलात 25 करोड़ अवाम के फ्यूचर को आपको जोड़े हुए हैं, तो वो इज्तिमाई दानिश के तहत अगर उसका बेहतरीन हाल तो ये है कि पार्लियामेंट उसका जो है जो इज्तिमाई दानिश का मज़हर है वो करे। लेकिन जब मामला ज़ाहिर है कि पोलराइजेशन इतनी हो गई कि आप हर मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हो, कोर्ट में ले जाते हो, तो फिर एक या दो जो हैं वो लोग फैसला ना करें और मखसूस सोच रखने वाले फैसला ना करें। ये ना हो कि जनाब अगर 83 बेंच बन रहे हैं तो उसमें मखसूस लोग ही जो हैं वो शामिल हो रहे हैं, अगर 37 फैसले आ रहे हैं तो मखसूस ही जजेस वो फैसले कर रहे हैं। अब ये सीनियर मोस्ट जज थे जो अब चीफ जस्टिस बने हैं और कई माह से वो किसी मुकदमे का या किसी चीज़ सुनने का हिस्सा ही नहीं थे, तो यही और बिलखसूस इन्हीं जजेस ने जो है वो फुल कोर्ट भी मांगे हुए थे। तो ये बहुत अच्छा हुआ है कि जनाब पहली अदालत जो लगेगी वो फुल कोर्ट ही लगेगी और मुतनाज़ा मामला जो भी है प्रोसीजर वाला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला, तो उसमें अगर इज्तिमाई दानिश सामने आए, वैसे इज्तिमाई दानिश जो है पार्लियामेंट के सामने आ चुकी हुई है, ये बहुत ज़्यादती है कि हर मामले का जो है पॉलिटिशियन भी और वकला भी और जो भी वक्त की हुकूमत होती है उसके मुखालफिन जो हैं वो जो हर चीज़ को जाके अदालत का जो दरवाज़ा नॉक करना शुरू कर देते हैं और आगे से भी उन्हें पेशराई मिलती थी। बिल्कुल ठीक। तो ये दरवाज़ा भी बंद होना चाहिए। आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बात की, जो कल इसकी समाअत होगी, इस पर हम हाफिज़ साहब की तरफ आएंगे, लेकिन जनरल रज़ा साहब को भी हम गुफ्तगू में शामिल करेंगे। जनरल रज़ा साहब, ये बताइएगा कि ये जो ज़ाहिर है मुल्क का जो अंदरूनी इस्तेहकाम होता है वो ज़ाहिर है अमन व अमान के लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी, ये कितना अहम होता है कि जब आप अंदरूनी तौर पे मुस्तहकम होते हैं तो बैरूनी तौर पे फिर आपके लिए जो चैलेंजेस होते हैं या ख़तरात होते हैं उनसे आप निपट सकते हैं। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान को जो ख़तरात हैं वो 4 महाजों से है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया है कि जी हमारी मशरकी सरहद और मगरिबी सरहद दोनों की तरफ से हमें खतरात का सामना है। उसके साथ मैं इजाफा करना चाहूँगा कि जो दहशत गर्दी का महाज है वो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा तशवीश का बायस है हमारे लिए। और जो चौथा महाज है
वो ये है कि सोशल मीडिया के ज़रिए से हमारे अवाम के जहनों के ऊपर डायरेक्टली हमले हो रहे हैं और इनका मकसद ये है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए और जो इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के उनको डिफेम किया जाए। तो इन चारों महाजों के ऊपर हम एक दिफाई जंग लड़ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके बावजूद ही अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो अगर अफवाज पाकिस्तान से ये कहेंगी कि इलेक्शन में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए वो अपना रोल अदा करें, तो मेरे ख्याल में वो ज़रूर अदा करेंगे। साथ साथ आपने जिक्र किया कि उन केसेस का इनका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हमारी सिक्योरिटी के ऊपर, उसके ऊपर भी मेरे ख्याल में अभी आइंदा शायद अमल होगा। मैं तो समझता हूँ कि तो दहशत गर्दी के महाज के ऊपर, चाहे वो अंदरूनी दहशत गर्द हो चाहे वो बैरूनी दहशत गर्द हो, वो तो अगर अफवाज पाकिस्तान या उनकी इंस्टीट्यूशन के ऊपर बराह रास्त हमले होते हैं तो उनको तो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के जरिए से, जो कि आईन पाकिस्तान का हिस्सा से हमेशा से उनको ये हक हासिल था कि उनके ऊपर मुकदमात चले और साथ साथ उन मुकदमात का उनको जो है उनके खिलाफ जो है ना अपील का भी मौका मिलता था। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसके ऊपर भी जो ऑर्डिनेंस पास हुए हैं, मेरे ख्याल में उसमें अभी कोई शक कोई इब्हाम नहीं होना चाहिए और उसके ऊपर भी जरूर अमल होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। हाफिज़ एहसान साहब, अब बात अगर हम करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आते ही सबसे पहला जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीज केस जो है उस पर फुल कोर्ट तश्कील दिया है। क्या आपकी तवक्कुआत हैं कि उसमें पार्लियामान का इख्तियार देखा जाए, आर्टिकल 191 देखा जाए? क्या आपको लग रहा है कि अब ये होगा? सबसे ये तो एक अहम पेशरफ्त है कल। जवाद भाई, मैं थोड़ा सा इस पे आने से पहले, चूँकि जनरल साहब ने जिस चीज़ की तरफ इशारा किया है मैं उसकी तरफ आऊँगा। और मैं समझता हूँ कि जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस हैं इन्हें बहुत पहले इस चीज़ का भी फैसला करके जाना चाहिए था इस चीज़ के अंदर कि जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है वो आपके फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, जब आपके आर्टिकल 8 के अंदर उसे एग्जम्पशन जो है फ्रॉम 1973 दी गई है और आपके जो हाईएस्ट कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स जो हैं वो 76 से लेके 67 के अंदर ये अमेंडमेंट आई थी, 68 के अंदर पहली जजमेंट आई और 2021 तक और अभी भी फैसला आया है 23 तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट इसको वैलिडेट करती रही है कि हर वो शख्स जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर वायलेशन करता है उसको अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर लाया जाता है और वो सिविलियन है, उसका पाकिस्तान आर्मी से नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको एंडोर्स करती रही है। लिहाजा इस चीज़ के अंदर जब आपके सामने ये सारी चीज़ें थीं तो आपको इसका भी बहुत जल्द फैसला कर देना चाहिए था ताकि मुआशरे के अंदर एक कन्फ्यूजन ना हो और दूसरा आपके सोशल मीडिया के अंदर चीज़ें ना बने। और दूसरी बात यह है कि ये जो सारी चीज़ें स्टेलमेट्स के अंदर हम जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना, फिर लंबी लंबी हियरिंग, आपने देखा कि नैब के अंदर हमने 1.25 साल जो है इस पे लगाया, 53 अमेंडमेंट्स इसके ऊपर कहीं, और फिर आपने जाके सिर्फ 3 मेंबर्स के ऊपर आपने फैसला किया और फिर उसके अंदर ये था कि आपने रिव्यू भी जो है वो अगले चीफ जस्टिस पे छोड़ा कि वो उसका फैसला करेंगे। तो जहाँ सुप्रीम कोर्ट का काम ये है कि बैलेंस किस्म के जाके इंसाफ करना, वहाँ उसका काम यह है कि जल्दी इंसाफ करना ताकि इस मुल्क के अंदर जिस तरह चीज़ों को ड्रैग करके पॉलिटिकल क्वेश्चंस को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेके जाया जाता है उसका एट अर्लीस्ट फैसला करें ताकि मुआशरे में कन्फ्यूजन ना हो। अब यह है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आप देखें कि हमारी सुप्रीम कोर्ट हो, हमारी जस्टिस सेक्टर्स के दूसरे लोग, हमारे पॉलिटिशियंस हों, साल से एक डिमांड कर रहे थे कि 184(3) के डिस्क्रिशन को रेगुलेट होना चाहिए। इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्सेप्ट निकलता है सिलेक्टिव बेंचेस का, वो नहीं होना चाहिए। इसके अंदर अगर आप 184(3) के अंदर सो मोटो डायरेक्ट लेते हैं तो उसके अंदर लार्जर बेंच बनना चाहिए और उसके अंदर एक अपील प्रोवाइड की जानी चाहिए और वो अपील रिव्यू से डिफरेंट होनी चाहिए। फिर उसके अंदर ये था कि जी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल किया जाए, जावेद साहब वहाँ पे कई माह जो हैं, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, वो बारी नहीं आती आपकी फर्स्ट हेयरिंग की। तो ये डाला गया कि 14 दिन के अंदर अंदर जो है आप उसकी फर्स्ट हेयरिंग दे। तो ये सारी चीज़ें हमारी सुप्रीम कोर्ट बार की, बार काउंसिल्स की और हमारे जस्टिस सेक्टर्स की डिमांड थी, होना ये चाहिए। और हम हर रेफरेंस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम ये पढ़ते थे, कहते थे
लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनएक्शन आया। इन्हें बहुत जल्दी इस चीज़ का फैसला कर देना चाहिए था, अपना फुल कोर्ट करते, और हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट है वो पिछले 4-5 साल से हुआ ही नहीं है। लास्ट टाइम खोसा साहब के दौर के अंदर हुआ, उससे सारे कन्फ्यूजन्स आए। अब जब आप फुल कोर्ट के अंदर, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अगर आर्टिकल 191 के अंदर आपको पावर देता है, आप सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाते हैं, तो अगर पाकिस्तान का सारा जो पार्लियामेंट है या पाकिस्तान के जो लॉयर्स हैं या जस्टिस सेक्टर से आपको कहते हैं, तो आपको रिकन्सिडर करना चाहिए। जब आपने नहीं किया उस सिचुएशंस के अंदर, और फिर आपने देखा कि पिछले 1.25 साल के अंदर जिस बेंच कॉम्पोजिशन की बात है कि बड़े बड़े इंपॉर्टेंट केसेस थे, उनको लार्जर बेंच की तरफ जाना चाहिए था या उससे फुल कोर्ट की तरफ जाना चाहिए था। जब आपने नहीं गया तो पार्लियामेंट में समझता हूं कि उन्होंने फिर इसको जो वैक्यूम था उसको उन्होंने फिलअप किया, और उन्होंने वो 8 अमेंडमेंट्स जो थी वो लेके आए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर। अब 29 मार्च को नेशनल असेंबली ने इसको पास किया, 30 मार्च को सेनेट ने इसे पास किया। जब वो प्रेसिडेंट की था तो प्रेसिडेंट साहब ने उसे वीटो कर दिया और वापस भिजवाया, और जब पार्लियामेंट ने दोबारा उसको पास किया जॉइंट सेशन के अंदर, तो फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ गई, और 13 अप्रैल 2023 से आज तक वो फैसला जो है वो सस्पेंड हुआ है। और उसी की वजह से काजी फाइज ईसा साहब ने भी वो केसेस न सुने, और आपने देखा ये है कि चाहे फैसले अच्छे हुए हैं लेकिन उनके ऊपर क्रिटिसिज्म या उनकी वर्थ वो नहीं है कि जब जायज। अब आप देखें कि आज उन्होंने पहले आते ही सबसे पहला काम किया कि इस केस को लगाया, और इसको लगाने के अंदर जो सबसे अच्छा सिग्नल गया है वो ये गया है कि आपने इसके ऊपर अवेलेबल फुल कोर्ट किया कि आपके पास 15 जजेस हैं, आपने उन्हें बिठाया है और उसके ऊपर आप फैसला करेंगे, और उस फैसले को इन्हें ये चाहिए कि 2-3 हेयरिंग्स के अंदर करें। सुप्रीम कोर्ट, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये नहीं होता कि जी आप 50-50 हेयरिंग्स करें, लंबे लंबे कॉमेंट्स लें। कॉन्स्टिट्यूशन का पॉइंट नंबर 1 पॉइंट इसके अंदर यह है कि आर्टिकल 191 जो है, पार्लियामेंट ने आपको इख्तियार दिया, आप रूल्स बनाएं, आपने रूल्स बनाए हुए हैं। अब आप ये समझते हैं कि पार्लियामेंट ने अगर हमारे में इंटरवीन किया हुआ है और उन्होंने उस पर नहीं गए हुए, तो आप अपने आप को अमेंड कर लें। और अगर आप समझते हैं कि पार्लियामेंट जो है उसकी सुप्रीमेसी है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अंदर इसका कोई अमल दखल नहीं आता, चूंकि उन्होंने सिर्फ आपके प्रोसेस को रेगुलेट किया है, बल्कि आपको एक अच्छा फोरम प्रोवाइड किया है कि चीफ जस्टिस जो है उसकी डिस्क्रिशन अनब्रिडल नहीं होनी चाहिए, उसके साथ 2 जज होने चाहिए। 184(3) ये कॉन्स्टिट्यूशन आए, उसको 5 जजेस सुनने चाहिए, फिर उसके ऊपर एक अपील आनी चाहिए। लॉयर आप अपनी मर्जी का करें, अपील आप जो है वो 30 डेज के अंदर आप कर ले। तो ये सारी चीजें अच्छी हैं। इन्हें टेक्निकल ग्राउंड्स पे जो है वो आप साइड लाइन नहीं कर सकते। अब ये है कि इन्हें जो हमारी सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है कोई और काम ना करें, चूंकि आपका जो चीफ जस्टिस है उसने कोई काम नहीं किया पिछले अप्रैल से लेकर आज तक। तो इसका मतलब ये है कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल जी जो एक्ट की सूरत के अंदर है जी। अब इन्हें 2-3 दिन के अंदर ये फैसला करें। अगर ये फैसला ये कर लेते हैं, उस लेजिस्लेशन को वैलिडेट करते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, उसके मुताबिक चलें। और अगर ये समझते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अंदर है, फौरी तौर पे अपना फुल कोर्ट बुलाएं। अगर कई सालों के बाद पाकिस्तान के अंदर 15 जजेस का बेंच बना है, अगर ये बन सकता है तो फुल कोर्ट का एक रेफरेंस बनाए, वहां पे मेजॉरिटी पे फैसला करें। और मेजॉरिटी का फैसला वो होना चाहिए जो पार्लियामेंट की विजडम आई है, हमारी बार एसोसिएशन भी कहा है, सोसाइटी ने भी कहा है, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ए जस्टिस, ए पॉलिटिकल, ए न्यूट्रल और ए इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, बड़ी अहम आपने बात की, लेकिन जाहिर है हम सियासी और आईनी इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ फिर माशी इस्तेहकाम भी बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त जाहिर है हम एक मुश्किल माशी सूरत हाल से गुजर रहे हैं, तो हमें इस गुफ्तगू में इस वक्त हमारे माशिया जनाब डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब ने भी ज्वाइन किया है इस अहम गुफ्तगू में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आज जाहिर है बड़ा अहम दिन है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ गए हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा। आईनी सियासी इस्तेहकाम की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ माशी इस्तेहकाम भी बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि आप इस पर पहले कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस तरह मुल्क में हर चीज़ की सर्टेनिटी बढ़ेगी, पॉलिटिकल इन द जुडिशियल एटमॉस्फेयर, तो जो सर्टेनिटी है ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वो भी आगे बढ़नी चाहिए। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को जो इसके कलीदी मसाइल हैं कुछ उसको हल करने की तरफ आगे जाना है। हम बिल्कुल सिंपथाइज करते हैं कि इस वक्त इन्फ्लेशन यानी कि कीमतों का जो बढ़ना है वो लोगों के लिए तकलीफ देह है, पर ये वो एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें करना पड़ रही हैं। इनका बहुत बड़ा ताल्लुक एक इंटरनेशनल प्राइसिंग से है। फिर जो रुपए की कदर पिछले 12, 14, 18 माह में कमज़ोर हुई, उसकी कुछ एडजस्टमेंट आ रही है। और अभी भी कुछ बजट और टैक्स के ऐसे मसाइल हैं जो हमने ऑफ कोर्स आगे जाते हुए हल करने हैं।
इसी के साथ साथ हम एक IMF के प्रोग्राम में हैं, हमें प्रोग्राम की कंडीशंस को साथ लेकर चलना है, इसीलिए एनर्जी पे हम कोई सब्सिडी या कोई ऐसी चीज नहीं क्रिएट कर सकते कि हम IMF से इनहराफ कर रहे हों। हमारे स्टेट बैंक के ज़खायर तकरीबन 7.6 अरब डॉलर पे हैं, ये भी अभी कंफर्टेबल लेवल पे नहीं है, हमने इनको भी बढ़ाना है। अब जो गवर्नमेंट के एक्शंस इन सब चीज़ों के लिए सामने आ रहे हैं, वो एक तो ये है कि रुपए की कदर में जो आपने थोड़ा सा इस्तेहकाम देखा है, वो ऑफ कोर्स मैं तो इसको कहता हूँ कि पहली दफ़ा अथॉरिटीज़ ने, चाहे वो एक्शन शुरू मिलिट्री अथॉरिटी से ही हुआ, ये इंश्योर कर रही हैं वो कि एक कंप्लायंस तो होना, एक मॉनिटरिंग तो होना, एक इन्फोर्समेंट तो होना लॉज ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें ग्रे मार्केट्स, इलिसिट मार्केट्स, इलीगल मार्केट्स की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो ग्रे मार्केट आपने देखी है पाकिस्तान के करेंसी में, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इसके साथ साथ इसकी स्मगलिंग की, होर्डिंग की, डॉलर को एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू बनाने की, इसकी पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सो आई एम हैप्पी कि ये सारी चीजें अब एस्टैब्लिशमेंट भी कर रही है, और साथ साथ कुछ मॉनेटरी अथॉरिटीज ने ये एक्शन लिया कि एक्सचेंज रेट कंपनीज को बेहतर रेगुलेट किया जाए, जिससे मतलब है कि ये जो सेकंड टीयर की एक्सचेंज रेट कंपनीज हैं, ये एक्सचेंज कंपनीज नहीं रहेंगी, और हम एक कैटेगरी की कंपनीज बड़े पैमाने पर सरमाया लगाए हुए देखेंगे, जो कि 50 करोड़ रुपए होगा, तो उनका स्टेक भी बढ़ेगा। इससे कुछ रुपए की कीमत को तकवीत मिली है, और आपने देखा कि ओपन मार्केट और ग्रे मार्केट में ये काम कम हुआ। इसी तरह आपने देखा कि अक्रॉस द बॉर्डर हमने जो इस वक्त पाकिस्तान में जो आ रही थी चीज, वो इरानियन ऑयल था, और जो जा रही थी चीज, वो व्हीट भी जा रही थी, शुगर भी जा रही थी। इन सब की होर्डिंग और स्मगलिंग पे एक काबू पाने की कोशिश से आपने देखा कि 200 रुपए की जो चीनी है वो 170-175 पे भी आ गई है। सो ये कंटिन्यू करना चाहिए। ये भी इलीगल एक्टिविटीज हैं। इलीगल एक्टिविटीज पे क्लैंप डाउन करना, और ये बिलीव करना इस चीज में कि ये गलत काम है, और इसमें जो भी शामिल है, चाहे कोई अदारे के लोग हों, चाहे हमारे स्टेट एपरेटस के लोग हों, चाहे जो इस चीज में इन्वॉल्व हैं, उन सब पे हमें हार्ड आना है। एंड आई एम ग्लैड कि हम आ रहे हैं। ये काम तो होना चाहिए, आज नहीं कई साल पहले होना चाहिए था। तो ये सारी चीजें अभी आप देखते कितने लोग करेंसी होल्ड किए हुए हैं। इसका एक ये इफेक्ट जरूर है कि गवर्नमेंट्स रेट ऑफ द स्टेट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड, जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए इन सब एरियाज में। अब हमें कुछ अपने काम एनर्जी सेक्टर में भी करने हैं, कुछ PIA को भी संभालना है, कुछ और डॉलर्स भी लाने हैं। तो ये एक मुश्किल एजेंडा है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये मैं आता हूँ, ये जो वो इदारे हैं जो ब्लीड कर रहे हैं, इस पे मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन जो आपने अहम नुक्ता उठाया, मैं आता हूँ फारूक साहब आपकी कमिटमेंट हुकूमत जो है, वो हुकूमत में और फौज मिलके ये कमिटमेंट कर रही है कि हमने इक़दाम करने हैं और उनको जारी रखना है। जावेद साहब, बहुत अच्छी बात है जी, करना है और जारी रखना है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि ये दोनों ही अदारा और निगरान हुकूमत, क्या ये इनका मैंडेट है? जब हम ये कहते हैं कि हमारी ख़राबियों की बुनियाद यही है कि हमारे अदारे जो हैं वो अपने मैंडेट से बाहर निकल गए, तो जो अदारे काम नहीं करते रहे, जिनकी ये जिम्मेदारी थी, उन्हें भी तो अकाउंटेबल होना चाहिए। इन दोनों ने उनको काम करने पे तो मजबूर कर दिया ना, काम हो रहा है ना वो, लेकिन साथ वो सारे अदारे और वो सारे लोग अकाउंटेबल होने चाहिए जिनकी वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई। और अब आज आप कह रहे हैं हो रहा था, ये हो रहा था, ये हो रहा था। निगरान हुकूमत का एक मसला ये है कि वो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज बना सकती है और उसे डे टू डे अफेयर्स को देखना। ठीक है, ये डे टू डे अफेयर्स देख रही हैं, लेकिन आज सख्ती करेंगी, 2 दिन सख्ती करेंगी, ये 5-6 माह 7 माह बाद चले जाएंगी, तो उसके बाद क्या होगा कि वही लोग आएंगे ना जो पहले भी हुकूमतों में रहे थे। तो ज़रूरत इस अमर की है कि आप ऐसा मैकेनिज़्म और उसकी मॉनिटरिंग, उस मैकेनिज़्म की भी मॉनिटरिंग, मैकेनिज़्म तो होता ही मॉनिटरिंग के लिए, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि मैकेनिज़्म के ऊपर भी मॉनिटरिंग होना ज़रूरी है। 2 + 2 4 सारा कुछ आपके सामने आ गया ना। थोड़ी सी आपने सख्ती की कि आपकी जो है 200 से चीनी जो है 170 पे आ गई, अगर आप कह रहे हैं तो भाई ऐसा क्यों हुआ? ठीक, आपने सख्ती तो कर ली, आपने छापा मार के वो स्टॉक से वो बरामद भी कर लिया, लेकिन अभी तक किसी एक बंदे का नाम सामने नहीं आया कि भाई वो कौन था। परसों आपकी 1.5 अरब रुपए की चीनी पकड़ी है आपने, जो अफ़गानिस्तान स्मगल होनी थी, वो भाई वो कौन थे जिनकी 1.5 अरब रुपए की चीनी थी? तो ये चीज़ें हैं जो देखने वाली। ठीक, कि भाई ये जब चले जाएंगे, चले ये बना ली इन्होंने पॉलिसी, उसके बाद क्या होगा?
जब तक उस पर कंसिस्टेंटली उस पर अमल नहीं किया जाएगा, आपका डॉलर नीचे आ गया, आप कह रहे थे स्मगल, इसहाक डार भी कहते थे कि जनाब वो स्मगल हो रहा है, हर हुकूमत वुज़रा कह रहे थे स्मगल हो रहा है। तो भाई फिर वो कौन से अदारे हैं, इन पे इस कानून पे अमल किसने करवाना है, मैकेनिज्म पर अमल किसने करवाना है, पकड़ना किसने है, सजाएं किसने देनी है। ये बात मुझे भी पता है, गली में बैठे हुए थड़े ले जो बंदा थड़े पे बैठा दुकानदार जो है परचून फरोश, उसे भी पता है कि भाई आटा जो है वो स्मगल होता है, चीनी स्मगल होती है जी, टैक्स चोरी होता है जी, बिजली चोरी होती है। ठीक, ये सारी चीज़ें हर बंदे को पता है। ठीक। जनरल साहब आप हमें सुन सकते हैं। जनरल साहब आप फरमाइएगा कि ये जो मैं सवाल आपसे करना चाह रहा था कि क्रैकडाउन एक जारी है, उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत से मामलात हैं, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इकदाम हो रहे हैं, डॉलर जो आउटफ्लो हो रहा था वो रुका, उसकी वजह से कीमत भी कम हुई। फिर जाहिर है ये स्मगलिंग के नतीजे में जो पैसा आता है यही फिर दहशतगर्दी में भी इस्तेमाल होता है। आपको लगता है कि ये एक बेहतर अमल हो रहा है और इसका तसलसल बहुत ज़रूरी है? और दूसरी बात, फिर जो जिस तरह गैर कानूनी लोग आते रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, कोई चेक नहीं रहा, उस पर भी एक सख्त मामला अब आ गया है, एक डिसीजन आ गया है हुकूमत का कि अब पाकिस्तान जो भी आएगा वो वीज़े के ज़रिए से आएगा, भले वो जिस मुल्क से भी आए। बिल्कुल, देखिए ये सिलसिला कराची से शुरू होता है, जहाँ पे अफगान ट्रांजिट ट्रेड की जितने भी सामान है वो जहाज़ों पे आता है, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो सामान ट्रांजिट के बीच में ही गायब हो जाता है, और अफगानिस्तान में वो सामान सिर्फ पेपर्स के ऊपर जाता है, और एक्चुअली वो सामान जो है यहाँ पे पाकिस्तान में दोबारा जो है वो बगैर कस्टम ड्यूटी पे किए हुए लोग उसको बेच देते हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो सामान ट्रक जो है कि जस्ट वो अक्रॉस द बॉर्डर और फॉर्मेलिटी पूरा करके फिर वापस आ जाता है, तो वो भी पाकिस्तान का नुकसान होता है। और जहाँ तक डॉलर्स की स्मगलिंग का ताल्लुक है, उसके ऊपर मेरे ख्याल में ये जो फॉर्मल चेक पोस्ट है तोरखम और चमन, उनके ऊपर तो ऑब्वियसली बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो रही है, और उसमें जो है मेरे ख्याल में विजिलेंस बढ़ाने की जरूरत है। तमाम स्टेट इंस्टीट्यूशन को, एजेंसी, चाहे FIA है चाहे दूसरे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे 8 के करीब इनफॉर्मल क्रॉसिंग भी हैं। ये जो स्मगलिंग का सिलसिला है ये वहां से भी होता है, तो उसको भी मेरे ख्याल में सामने रखना पड़ेगा, और तभी इसके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल पॉसिबल हो। साथ साथ आपको ये भी मालूम है कि कुछ जो पाक अफगान बॉर्डर है और जो पाक ईरान बॉर्डर है वो अभी मुकम्मल तौर पर उसकी फेंसिंग नहीं है, इसलिए कि पाक अफगान बॉर्डर में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और वहाँ पे मुकम्मल फेंसिंग नहीं है, या कुछ माली वजूहात की वजह से पाक ईरान बॉर्डर सिर्फ 50-60% हुआ है, हालांकि पाक और अफगानिस्तान बॉर्डर तो मोर देन 90% हुआ है, लेकिन जो 10% है वहाँ से मुश्किलात आ रही हैं, और मेरे ख्याल में वहाँ पे भी विजिलेंस करने की जरूरत है। साथ साथ देखिए, जो मैंने पहले जिक्र किया कि UN सिक्योरिटी काउंसिल ने बड़ा क्लियरली एक दफा फिर कहा पिछले महीने के 20 के करीब जो है दहशतगर्द ग्रुप वो अफगानिस्तान में अभी तक कर अमल है, और जो सिलसिला है TTP का, दाइश का, ISIS-K का, PLA का, रॉ का तो उन्होंने नाम दिया, लेकिन रॉ भी उसमें शामिल है। वो सारे लोग जो है मेरे ख्याल में इस प्रोसेस में शामिल हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट हमले का हो, चाहे वो CPEC को सबोटाज करने की हरकत हो, क्योंकि उनको मालूम है कि जी CPEC का हमारी मईशत से बहुत गहरा ताल्लुक है, तो ये भी हमले वहाँ से हो रहे हैं। लेकिन अफवाज पाकिस्तान और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जो है उनको उन सब का इल्म है, और देखा कि त्राल में भी जो हमले हुए हैं उनको किस तरह पसपा किया गया, या जो तोरखम के ऊपर जो अफगान हुकूमत ने चेक पोस्ट, इजाफी चेक पोस्ट बनाने की कोशिश की, ठीक, और उसको किस तरह रोका गया। ठीक।
जवेद ठीक। भाई, मैं थोड़ा सा जी, जी। इसी चीज़ को मैं आगे लेके चलता, चूँकि बड़ा ज़बरदस्त आपने ये टॉपिक किया है। लेकिन आप अगर मुझे चंद सेकंड, हमें एक क्विक ब्रेक पे जाना है और उसके बाद फिर मैं आपसे और फिर मैं डॉक्टर खाकान साहब के पास भी जाऊंगा, क्योंकि जल साहब ने जो गुफ्तगू की उससे कई और भी सवालात पैदा हो गए हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी हाफिज साहब, आप कुछ कहना चाह जवेद रहे भाई, थे? मैं चूँकि खुद भी कस्टम्स एपलेट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन रहा हूँ और पूरे मुल्क के अंदर मैंने ये जो कस्टम्स केसेस भी किए हैं, सेल्स टैक्स के भी हमने किए हैं, फेडरल एक्साइज के भी किए हैं, टैक्स ऑम्बड्समैन के अंदर भी मैंने काम किया, इनकम टैक्स के अंदर, और उसी दौर के अंदर जो आईसैफ स्कैम्स एक कंटेनर्स का आया था उसके अंदर भी हमारे होते हुए वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुई उस चीज़ के अंदर जी। फिर एज ए वफाकी मोहतसिब के अंदर भी मैंने एज ए ग्रीवेंस कमिश्नर या सीनियर एडवाइज़र काम किया, तो उसमें भी बहुत, मैं अगर इन सारी चीज़ों का अहाता करूँ तो इनको हम 5 मेन एरियाज़ के अंदर कर सकते हैं। नंबर 1 इस चीज़ के अंदर ये है कि जिस हम डिसफंक्शनल चीज़ों के अंदर पहुँचे हुए हैं और जिन चीज़ों को हम अभी तक भी एड्रेस नहीं कर रहे, और जितनी देर तक हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे, जिसे कहते हैं ना स्ट्राइकिंग टू द आइज़, ये नहीं होगा, उतनी देर नहीं है। सबसे बड़ा ये है कि हमारा इंस्टीट्यूशनल इनएफिशिएंसी भी है और इंस्टीट्यूशनल कंप्रोमाइज़ भी है। अब जब इन सारी चीज़ों को आगे लेके चलते हैं तो रिजल्ट्स आपके सामने आएगा। दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे आउटडेटेड जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो अभी तक हमने चलाए में कोई 30 साल से चल रहा है, कोई 50। फिर हमारा अगला जो चीज़ है वो हमारी वीक प्रोसिक्यूशन है कि अगर आपने किसी पे हाथ डाला तो वो उसके बाद आपको मैं बताऊं कि जनरल साहब ने तो बात की है ना जी, जब हमने आईसैफ कंटेनर्स पे बात की तो ये हज़ारों कंटेनर्स जो थे जो अफगानिस्तान के लिए आए थे वो गए, और हमने सिर्फ शिपिंग लाइन को ट्रैक किया कि वहाँ से ये पता चले कि जी चूँकि जब आप कोई भी कंटेनर्स लेके आते हैं उसकी एक हिस्ट्री बनती है, कितने बजे आया, पोर्ट पे कितने बजे गया। वहाँ पे ऐसे कंटेनर्स जो 30 मिनट्स के बाद जो थे वो डी स्टफ हो के उधर गए। और फिर उसके अंदर ये है कि जब आप अफगानिस्तान भिजवाते हैं तो फिर एक क्रॉस बॉर्डर सर्टिफिकेट आता है जिसे हम CBC कहते हैं कि जी हमारी ये चीज़ वहाँ पे चली गई है। अब हुआ क्या है कि वो सारों के बगैर किसी पूछे जो है, जो वहाँ की अथॉरिटीज़, इन्होंने कहा कि जी हमने क्रॉस बॉर्डर सर्टिफिकेट्स दे दिए हुए हैं और वो चीज़ें हम तक पहुँची, चूँकि कोलिजन है। तीसरी जो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी कोऑर्डिनेशंस भी नहीं है। अब आप देख लें कि स्मगलिंग इतना बड़ा कर्स है, इस स्मगलिंग ने हमारी सोसाइटी को भी ख़राब किया है, हमारी इकोनॉमी को भी ख़राब किया है, हमारी करेंसी को भी डीवैल्यू किया है, और उसके साथ साथ इसने हमारा जो पूरा इंटरनेशनल पोस्चर है उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया है। हमें फौरी तौर पे सवियर हैंड्स के अंदर जाना चाहिए कि दुनिया के किस ममालिक के अंदर स्मगलिंग जो है वो आप किसी ना किसी तरह जो उसे अलाउ करते हैं। अफगान ट्रांजिट ट्रेड को हमें बिल्कुल नए सिरे से देखना चाहिए और उसके अंदर जो है हमें स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने चाहिए। और फाइनली इस चीज़ के अंदर जो हमारा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ये है कि जो हमारे मुख्तलिफ टीयर्स जो हैं फेडरल गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के, इसका एक नेशनल मॉनिटरिंग रूम आना चाहिए, और वो नेशनल मॉनिटरिंग रूम हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने अब बनाया है, तो आपको रिजल्ट्स आया है। वो आपको फेटफ में भी आया, हमने रिजल्ट्स लिए, वो हमें लोकस के अंदर भी आया, वो रिजल्ट्स लिए, वो हमें जो आपका कोविड का आया उसमें भी रिजल्ट्स लिए, ये भी बना है तो उसके रिजल्ट्स आए। लेकिन इसको और अच्छे तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे तो आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी और ये जो बड़े बड़े ब्रेक्स हैं उनसे आपकी जान छूटेगी। ठीक है डॉक्टर खाकान साहब, अभी चंद दिन पहले पाकिस्तान की वजारत खारजा ने भी ये जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और कहा है कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। ज़ाहिर है ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो पाकिस्तान ने किया हुआ है, लेकिन इसकी आड़ में कुछ और चले जाना, फिर स्मगलिंग होना, फिर चीज़ों का पहुंच के फिर वापस आ जाना, ये एक ज़ाहिर है बहुत काबिल तशवीश बात है। और ये पाकिस्तान की मईशत के लिए भी ज़ाहिर है, हमारी कोई टैक्सेशन भी नहीं है। पोर्ट के अंदर जो शायद कुछ होता है, कुछ पैसे होते हैं वो लिए जाते हैं, और फिर मेरे ख्याल में जो टोल टैक्सेस हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो ये हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट कर रहा है अनफॉर्चुनेटली। इससे अंडर इनवॉइसिंग भी हो रही है, और जो डिफरेंस है बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट
और जो गुड्स पाकिस्तान में इलीगली बिक रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वांटम है। ये सिंथेटिक फाइबर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर, ट्यूब, चाय, ये सब कुछ बगैर कस्टम ड्यूटी के, और ये हमारी फिर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ख़राब कर रहा है जो कस्टम पेड और काम कर रहे हैं, जो टैक्स पेड काम कर रहे हैं। सो इसमें कोई शक नहीं है कि इसको बिल्कुल हमें, इस एग्रीमेंट को हमने 2010 में किया था और आई थिंक 6 मंथली रिन्यू करते हैं। अब इस एग्रीमेंट को हमें इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक रिन्यू करने की ज़रूरत आ गई है। एक तो ये बात है। दूसरा, बिल्कुल जो हमारी एंट्री पॉइंट्स हैं, कराची, पोर्ट कासिम, गवादर, इन सबको हमें प्रॉपरली ट्रैक एंड ट्रेस पे लाना है। तोरखम, गुलाम खान, चमन, जितने एरियाज हैं जो जहाँ से ये बाहर जाता है, वहाँ पे हमें अपनी जो विजिलेंस है उसको बढ़ानी है, और ये इंश्योर करना है कि जो चीज़ें सिंथेटिक फाइबर का अगर कोई काम ही नहीं है अफगानिस्तान में, तो वो वहाँ कहाँ जा रहा है। सो ये बिल्कुल रिन्यू होना है, बिकॉज ये हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी क्रिएट कर रहा है मुल्क में, और ये आउट ऑफ टैक्स सिस्टम क्रिएट हो रहा है। सो मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तो चाहे आप बहुत से मेरे दोस्त जो इस वक्त मौजूद हैं वो फील कर रहे हैं कि हम एडहॉक बेसिस पे इस पूरे इकोसिस्टम को, स्मगलिंग के, होर्डिंग के, अक्रॉस द बॉर्डर मूवमेंट के, उसको रोकने की कोशिश करें। बिल्कुल बात दुरुस्त है, पर बात इनकी ये भी बहुत दुरुस्त है जावेद साहब कि आखिर सारी इकोनॉमिक गवर्नेंस जो है उसको भी तो हमें ठीक करना पड़ेगा ना। जो मॉनेटरी अथॉरिटीज इस चीज को मैनेज करती थी कि एक्सचेंज कंपनीज को आपने सही तरह चलाना है, और ये नहीं होने देना कि एक्सचेंज कंपनीज ऐसे इलीगल ट्रेड्स में इन्वॉल्व हो जाएं, चाहे वो एक्सचेंज कंपनीज हों जो सही ऑपरेट ना कर रही हों। सो ये उनको भी हमें या तो स्ट्रेंथन करना है, फिर हमारे जो FIA, जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको भी स्ट्रेंथन करना है, इक्विप भी करना है। ये सारा काम हमें बिल्कुल करना है, बिकॉज ये सस्टेन्ड बेसिस पे तो तभी चलाया जा सकता है जब जो रेफरेंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए। फैटफ में जैसे इन्होंने जिस टीम का जिक्र किया, क्योंकि मैं उस टीम का पार्ट रहा हूं, मुझे अच्छी तरह याद है कि वो तो एक 27 या हमने 33 नुकात जो थे उन तक पहुंचना था, वो तो हम कर सकते थे। पर अब तो ये एक परमानेंट बेसिस पे एज अ कंट्री हमें डिसीजन लेना है ना कि ईरान से तेल नहीं स्मगल होगा, अफगान बॉर्डर पे हम ये चीज नहीं होने देंगे। इसी तरह अब एक और चीज हो रही है, वो है सोना। पाकिस्तान में इतना सोना बिकता है पर ऑफिशियल चैनल से ना होने के बराबर आता है। तो रियली व्हाट इज गोइंग ऑन? सो उनको हमें लाना है टैक्स नेट में। सो पूरी इकोनॉमी की फॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना है, और अदारे तो वही हैं अभी, इस्टेब्लिशमेंट और केयर टेकर्स तो चलें, वो तो एक टाइम पीरियड के लिए हैं, तो वो सपोर्ट में है उसके, पर जो एक्चुअली जो पूरा स्टेट एपरेटस है उसमें जहां जहां ठीक होने की जरूरत है। ये बात तो कलीदी है ना जी, कि अगर आप पाकिस्तान में सिविल सर्विसेज रिफॉर्म नहीं करेंगे इवेंचुअली, तो हम इन सब चीजों को ठीक नहीं कर सकते। बाहर से आके तो कोई खला ही पूरा कर सकता है। ये जो आउटसोर्सिंग है ऑफ द एक्टिविटीज जो कुछ और अदारों को करनी है, जैसे सब इस फोरम पे समझ रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। उनकी मॉनेटरी स्ट्रेंथनिंग करनी हो, पर्सनल की स्ट्रेंथनिंग करनी हो, कैपेसिटी की स्ट्रेंथनिंग करनी हो, कैपेबिलिटी की स्ट्रेंथनिंग करनी हो, मुल्क ने तो इवेंचुअली इस तरफ जाना ही जाना है, और यही सर्टेनिटी क्रिएट करेगा फॉरेनर्स के लिए। अब आप एक और मिसाल लीजिए जावेद साहब, अब हमने एक BOI बनाया, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसको हमने ये काम दिया कि जो क्लॉग्ड आर्टरीज हैं हमारी, कि जिसमें से रेड टेपिज्म जो कि एक वर्ड यूज होता है, उसको दूर कीजिए। आज भी हम वहीं खड़े हैं कि हमें एक और काउंसिल बनाना पड़ी। तो काउंसिल क्या है? वो एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू अब हम कोशिश कर रहे हैं कि यार वी नीड द फंड्स, वी नीड द इन्वेस्टमेंट, वी नीड द डॉलर्स, we need domestic investors, we need agriculture, जो हमारे रेकोडेक्स एंड माइंस एंड मिनरल्स, इसी तरह हमारी जो ITES है। फिर हमें एक और अदारा बनाना पड़ा। तो ये अदारे तो इसीलिए बनाने पड़ते हैं कि BOI ने वो काम नहीं किया। लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट एंड देन मूव ऑन, और फिर ये पूरा आर्किटेक्चर बनाएं। हम इस जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं उसमें हम कामयाब एज अ नेशन नहीं हो सके, बाकी सब तो मैनिफेस्टेशंस हैं उस चीज की। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपने जो इशारा किया है डॉक्टर साहब ने स्पेशल इनिशिएटिव फैसिलिटेशन काउंसिल की तरफ, जो इस वक्त बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से बहुत मुतहर्रिक है, क्योंकि जाहिर है उन इन्वेस्टर्स के भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि एक हुकूमत आती है उसका एक फैसला होता है, दूसरी हुकूमत आती है उसका दूसरा फैसला होता है, तो आपको एक तसलसल चाहिए, आपको एक गारंटी चाहिए। जी बहुत अच्छा, ये सारा कुछ जो कुछ व्यूअर्स आ रहे हैं कि हम जिस पोजीशन में आ गए थे कि हमें एक दिन भी चलना आगे मुश्किल था, और ये सारे जो दोस्त ममालिक हैं अब उन्होंने कह दिया कि भाई अब कोई आपको इमदाद नहीं मिलेगी, हमारा भी अवाम का जो टैक्स का पैसा है
प्रोजेक्ट्स लाएं। अब ठीक है, प्रोजेक्ट अब वो प्रॉब्लम सामने आई, आइडेंटिफाई हुई हैं कि जी वो ब्यूरोक्रेसी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है जी, वन विंडो हो जाएगा, वेरी गुड। ये बहुत अच्छा हुआ कि वन विंडो हो जाएगा। जिनसे एतराज़ था, अशारतन कनायतन हम गुफ्तगू करते हैं, तो वो अगर सारे किसी को भी आना तो उसे 24 NOC लेने हैं। 67 जी, 67। अच्छा, मुझे जो मिला था उससे 2-3 गुना, आप जो कहते हैं उसके 3 देखें गुना, ना, ठीक है। अब एक कोई भी है, कोई इंडिविजुअल है या कोई मुल्क है, अगर वो 20 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर, इवन 1 अरब डॉलर भी आपके पास लेके आ रहा है, तो वो एक 64 NOC लेते लेते तो उसका तो जनाब खसाब हो जाएगा, वो मुकी जाएगा। अच्छा, अब जो डॉक्टर साहब ने जो इशारा की है BOI या व्हाट्सएवर, मैं ऐसे ही मतलब मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि जब आपको आपके पुराने अदारे नाकाम हो गए हैं और आपको नए अदारे बनाने पड़ रहे हैं, ज़रूरत है, बहुत अच्छी बात है जी, तो फिर कम से कम वो पुराने अदारे तो यार ख़त्म कर दो। वो क्यों अपना हम पे बोझ बने फिरते हैं? और फिर ये स्मगलिंग और ये सारी चीज़ें, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत ही कोई नहीं है कि जनाब आप कह रहे हो कि ट्रांजिट ट्रेड जो है वो सारे आप चेंज करेंगे, तो भाई आप अपना रूट क्यों नहीं सीधा करते? ये वहाँ से अगर कराची से चला और उसने यहाँ से तोरखम से बाहर निकलना है, तो वो रास्ते में कहीं रोकता है और सारे सामान नीचे उतर आता है, उधर कागज़ जाते हैं और तो आप अपने सिस्टम को चेंज करें ना, अपने लोगों पे वही मॉनिटरिंग वाली बात है। आप इधर पिंडी के या इस्लामाबाद की मार्केट्स में चले जाएं, आपको सारी स्मगल गुड्स मिलेंगी। भैया आपके कानून नाफज करने ले इदारे हैं, आपका एक SHO इतना ताकतवर है, जाकर सारा उठा लाए ना भाई। इदारे आप मौजूद सख्ती हैं, करें ना। इदारे मौजूद हैं, उसके आप लिए सख्ती इदारे करिए ना, मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक बात कही है कि जब आप स्मगल्ड आइटम्स यहाँ पे आ जाएंगे तो लोकल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं या छोटे जो कारोबारी हजरात हैं या इंडस्ट्रियाँ, जो छोटी इंडस्ट्रियाँ, हैं, वो बिल्कुल। नहीं चल सकती, नहीं मुकाबला कर आपका सकती। सारा कंट्री इंपोर्ट बेस हो गया इस मैन्युफैक्चरिंग ना होने की वजह से। ये बड़ी बदकिस्मती की और बात है यही कि जो ये डॉलर्स कहते हैं कि अफगानिस्तान जाते हैं, अफगानियों को तो डॉलर की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे ही पैसे हैं जो वहाँ से कन्वर्ट करके और बाहर की दुनिया के GDs खोलते हैं, बिल्कुल और फिर हमारे मुल्क के अंदर जो है वहाँ से उसका- वो आगे चले जाते हैं। एक और अहम बात जो कानूनी हवालों से और जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से जो मेरे जहन में आ रही थी, हाफिज़ साहब, बहुत ज़रूरी सवाल था कि एक तो हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से हमने बेंच के अंदर तकसीम देखी, जजेस के अंदर एक तकसीम देखी, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। पेंडिंग जो केसेस हैं 50,000 से ज़ायद, ये तो अलग ही एक बहुत बड़ा है, लेकिन ये जो बेंच के अंदर एक तकसीम है, इस चैलेंज से कैसे निपटना है? देखें, चीज़ ये है कि अगर आपने इस इंस्टीट्यूशन को अब चलाना है ना जी, तो आपको 2 चीज़ें करना पड़ेंगी। एक ये है कि आप ये रिजॉल्व कर लें कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट मैटर ऐसा आएगा जो 184(3) का है, जिसमें एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट इन्वॉल्व है, या लेजिस्लेशन इन्वॉल्व है, तो आप फुल कोर्ट के अंदर जाएंगे। नहीं, उससे पहले आप ये कह छोड़ें कि आप किसी हाई कोर्ट के अंदर जाएं, फैसला करवाएं, और वो हाई कोर्ट जो है वो 30 डेज़ में फैसला करे, फिर हम इसका फैसला करते हैं, और जो अवेलेबल बेंचेस है वो जाएं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ईगो की। अगर किसी चीफ जस्टिस के अंदर ईगो आ जाती है फॉर द चॉइस ऑफ द बेंच जी, और वो ये समझता है कि मैं ही ठीक हूँ इस मामले के अंदर, तो ईगो किसी भी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंदर आएगी तो वो प्रॉब्लम आएगा। और वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमने पिछले कई मौक़ों पे हमने देखी हैं कि एक तरफ पूरा पाकिस्तान है कि वो ये कहता है कि भाई साहब आप इस तरह कर लें कि इसको 3 की बजाय ज़्यादा कर लें, उससे ज़्यादा कर लें, आप फुल कोर्ट की तरफ चले जाएं। लेकिन उनकी तरफ से आर्गूमेंट ये आया फॉर्मर चीफ जस्टिस की तरह, जी बेंच अवेलेबल नहीं है, कभी कुछ, तो उसका हुआ क्या कि रिजल्ट्स तो आए, लेकिन उन रिजल्ट्स के अंदर आपकी अगर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं किसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, या उसकी जो है एक क्रिटिसिज्म का लेवल वो चला गया है कि आपकी बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हैं वो किसी चीज़ के पीछे छुप जाती हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि फिर अगर आपके पास, चूँकि बदकिस्मती की बात है कि दुनिया के किसी मुल्क के अंदर इतने पॉलिटिकल क्वेश्चंस किसी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते जो हमारे मुल्क के अंदर है, और ये टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट्स को, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने इशू रिजॉल्व करने चाहिए, लेकिन अगर ये रिजॉल्व नहीं करते तो हमारा अल्टीमेट इदारा तो सुप्रीम कोर्ट है, वो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनका गार्ड भी करता है। तो फिर उसके इंपॉर्टेंट है कि वो बड़े दिल के अंदर आए, बड़े दिल से आए, सारों को बिठाए, और फैसला भी जो है वो टाइम बाउंडेड करे। अगर आप ये देख लें कि अगर आपका एक इंटरप्रेट, अब नैब अमेंडमेंट्स देख लें कि मई के अंदर आई, आपने उस प्रोसेस को भी नहीं रोका,
और उसके बाद वो गवर्नमेंट भी चली गई, वो सारा लोग बेनिफिट्स भी ले गए, और जब आपने फैसला दिया तो आगे इंटरिम गवर्नमेंट आ गई। अब ये देखें कि उसको रिवर्स करना जो है वो कितना मुश्किल है। फिर आपका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर देखें कि आपने अप्रैल के अंदर उसको सस्पेंड किया, सितंबर के अंदर आ गए हैं, और आपका जो प्यूने जज है वो आपकी टीम का हिस्सा ही नहीं बन रहा, और बार बार वो कह रहे हैं, और आपका साथ वाले जज साहब जो है वो कह रहे हैं कि इसका फैसला कर लें। फिर आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट्स रिव्यू है आपने उसके मुतालिक, फिर आर्मी एक्ट आप देख लें कि 184(3) के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं, 14 मेंबर्स के बेंचेस बने हुए हैं जिन्होंने फैसला दिया हुआ है। आपने फिर उस चीज़ को भी स्टेलमेट के अंदर छोड़ के आप चले गए। और फिर जो इंपॉर्टेंट है ये आपका इलेक्शन मैटर्स जो है कि अगर आपने फैसला किया था तो उस फैसले को आप उस वक्त करते जब वो 90 डेज का टाइम था, उसको इंप्लीमेंट करवाते उस चीज़ के अंदर, ताकि ये कन्फ्यूजन जो है वो दूर ना होता। फिर अगर इलेक्शन डेट्स के लिए आपकी गई है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि 90 दिन में होने चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर आपकी सेंसस को नोटिफाई कर दिया जाए तो 51(5) का प्रोसेस पूरा होके 90 दिन के स्टार्ट हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर एक दिन के अंदर फैसला करे, ताकि ये है कि ना कोई पॉलिटिकल पार्टी कहे, ना कोई पार्लियामेंट की तरफ से आए। और जितना पिछले एक साल के अंदर पाकिस्तान की पार्लियामेंट या मीडिया के अंदर हमारी सुप्रीम कोर्ट पे क्रिटिसिज्म आया है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये कभी भी नहीं हुआ कि इस लेवल के अंदर जो है वो चीज़ें आई। इन सारों का तदारुक यही है कि नए सिरे से बैठा जाए, जस्टिस सिस्टम पे बात की जाए, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन पे जाया जाए। इस मुल्क के शहरियों के लिए, इस मुल्क के इदारों के लिए मिल के काम करना चाहिए, एग्जेक्टिव, पार्लियामेंट और जुडिशरी को, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को, बिल्कुल ठीक है, इनको राइवलरी की जाने बजाय जो है इस मुल्क के कॉज को आगे लेके जाना चाहिए अपने अपने पैरामीटर्स के अंदर। और सबसे ज्यादा रोल जो है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट का है कि अगर मामला जाए तो उसके ऊपर नेक नीति के साथ इंडिपेंडेंट होके और इन द अकॉर्डेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विद इन टाइम लिमिट फैसला करें। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान अहमद खोखर, एडवोकेट फारूक फैसल खान साहब, डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब और जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद खान साहब। आप इस इंतहाई अहम गुफ्तगू में हमारे साथ शरीक रहे। हमने कोशिश की कि आज पाकिस्तान को जो दरपेश आइनी, सियासी और माशी चैलेंजेस हैं उनका अपने प्रोग्राम में अहाता करें। यह था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।